बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये लेक्चर जो है पिछले लेक्चर 7 की कंटिन्यूएशन है। उसमें हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन के 3 एप्लीकेशन देखे थे, जो कि फ़िल्टर पम्प, एटमाइज़र और टॉरिसेलीज़ थ्योरम था, जिसमें हमने स्पीड ऑफ फ्लक्स भी निकाला था। तो आज का लेक्चर जो है उसमें चौथा एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर स्टूडेंट्स हर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि किसी फ्लूइड के फ़्लो की स्पीड को फाइंड करे। अब बहुत सारे फ्लो मीटर्स में से हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वेंचुरा मीटर, जिसकी शक्ल आपको यहाँ नज़र भी आ रही है। वेंचुरा मीटर जो है वो उसके ज़रिए हम फ्लूइड के फ़्लो की स्पीड को फाइंड करेंगे। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा सीधा सा है, जो कि ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बयान भी किया जा चुका है, और वो है प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होना। प्रेशर का डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि स्पीड डिफरेंट होती है। स्पीड क्यों डिफरेंट होती है? वजह है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक एरियाज़ का डिफरेंट होना। अच्छा, हम यहाँ पर आइडियल फ्लूइड कंसिडर करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखी हुई नज़र भी आ रही हैं और आप ऑलरेडी उम्मीद है कि जानते भी होंगे। बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। बर्नौलीज़ इक्वेशन को यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इंडिकेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर पिक्चर की तरफ देखें। देखने वाली चीज़ इसमें पहली ये है कि अगर आप नोट करें तो ग्राउंड लेवल से ट्यूब का जो सेंटर है वहाँ तक मेजर करें तो जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वो दोनों एंड्स पे, एंड 1 पर और एंड 2 पर एक जितनी है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि H1 और H2 एक जैसे हैं। तो होगा क्या बर्नौलीज़ इक्वेशन में? मैंने देखें सबसे पहला काम तो रीअरेंजमेंट कर लिया, यानी P2 को दूसरी तरफ ले गया, माइनस P2 हो गया, और लेफ़्ट हैंड साइड पर ये जो दो टर्म्स आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये अब आपको राइट हैंड साइड पर लिखी हुई नज़र आएंगी। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये है कि रो जी आपको यहाँ पर कॉमन नज़र आएगा। सो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, मेरे पास ब्रैकेट में H2 माइनस H1 बचता है। चूंकि H1 और H2 दोनों एक जैसे हैं, सो जब इनका डिफरेंस लिया जाएगा तो वो सिफर हो जाएगा। ज़ीरो जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये टर्म सिफर हो जाती है। मेरे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से आ जाती है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया, क्योंकि मुझे इनकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। बर्नौलीज़ इक्वेशन को भी एक नज़र देख लें, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 की भी पड़ेगी। आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो याद होगा, ये लिखी हुई है। यहाँ पर अगर मैं A2 को डिवाइड कर दूँ तो V2 अकेला रह जाएगा, और V2 बराबर होगा A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, और इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पर आप नोट करें कि V2 की वैल्यू जो है वो हट जाएगी, और बाकी जो कुछ भी है वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर V2 की ये वैल्यू हमने डालनी है। आए देखते हैं क्या मिलता है। देखिए, मेरे पास P1 माइनस P2 वैसे का वैसे ही रहेगा, हाफ रो, और ये देखें V2 स्क्वायर की जगह मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक उसकी वैल्यू डाल दी, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही लिख दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन लेंगे जी? 1/2 रो देखें आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, ये मैंने वो निकाल दिया, और V1 के ऊपर देखें पावर 2 है यानी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी V1 स्क्वायर है, सो ये भी कॉमन निकाल लिया। जो ब्रैकेट में बचता है वो आपके सामने है। अच्छा, मुझे V1 चाहिए, सो ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं इनको इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाना पड़ेगा। 2 जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। डेंसिटी रो जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ये उस साइड पर जाके डिवाइड होगी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो टर्म नज़र आ रही है ये यहाँ V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये उस साइड पर डिवाइड हो जाएगी। सो हमारे पास रीअरेंजमेंट करने के बाद कुछ ये आ जाता है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपको तो V1 चाहिए, V1 स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, मेरे पास V1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में देखें तो LCM अप्लाई करना है। LCM लेता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। और एक चीज़ नोट करें, मैं अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि देखें ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। सो ये क्वांटिटी एक बार इधर आएगी, A2 स्क्वायर पावर -2, एक बार फिर इधर आएगी तो A2 पावर +2 हो जाएगी। सो A2 स्क्वायर जो है वो
डबल डिनोमिनेटर में जंप लगा के यहाँ पर आ जाएगा, और चूंकि a2 के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर रूट है, सो जब ये बाहर निकलेगा तो ये एक तो न्यूमरेटर में पड़ा होगा, दूसरा फ़र्क ये पड़ेगा कि ये स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगा। सो अगला और फाइनल स्टेप मेरे पास ये है कि v1 मेरे पास आ गया। अब अगर आप नोट करें तो राइट हैंड साइड पर जो क्वांटिटीज़ हैं अगर वो हमें मालूम हो तो हम फ्लूइड के फ्लो की स्पीड फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 की मदद से। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आए इसके लिए दोबारा से उस पिक्चर को देखते हैं। देखें, मुझे एरिया 1 चाहिए, वो भी फाइंड किया जा सकता है, एरिया 2 भी फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर वगैरह। एंड सिमिलरली प्रेशर अगर फाइंड करना होगा तो ये देखें बैरोमीटर लगे हुए हैं इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी। बैरोमीटर हमें प्रेशर बता देते हैं, वर्नियर कैलिपर या किसी भी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ इन दोनों, इस नेक का और इस वाइडर एरिया का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड किया जा सकता है। डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की नोन होती है। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल द नोन क्वांटिटीज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। अच्छा, ये थी इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा सा और देखते हैं स्टूडेंट्स। इस डायग्राम को अगर आप नोट करें तो यहाँ पर बैरोमीटर को रिप्लेस कर दिया गया है विद स्मॉल कैपिलरी ट्यूब्स। देखें, इन दोनों वाइडर एरिया और नैरो एरिया यानी कि नेक वाला जो एरिया है, इनमें ये जो कैपिलरी ट्यूब्स लगी हुई हैं ये अटैच कर दी गई हैं। बैरोमीटर हटा दिया गया है। अटैच करते ही जो फ्लूइड इन पाइप्स में से फ्लो कर रहा है वो एक ख़ास हाइट तक जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के फ्लो के दौरान कोई ना कोई प्रेशर की वैल्यू तो होगी। अब चूंकि यहाँ स्पीड की वैल्यू कुछ और है और यहाँ कुछ और है, इसलिए इन दोनों कैपिलरी ट्यूब्स में जो वाटर लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। दूसरी नोटेबल बात यह है कि जब तक इन दोनों पाइप्स में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लूइड फ्लो करता रहेगा तब तक इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर फ्लूइड अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब्स में ज़ीरो रहेगी। ठीक है, ये इंतहाई नोटेबल पॉइंट है क्योंकि यही दोनों चीज़ें मैंने अभी पुट करनी है बर्नौलीज़ इक्वेशन में। सो चलें आए एक दफ़ा फिर से बर्नौलीज़ इक्वेशन के अंदर V1 इज़ इक्वल टू 0 और V2 इज़ इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। V1 V2 किसकी स्पीड्स हैं? इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर फ्लूइड की फ्लो की स्पीड। चूंकि फ्लूइड इस जगह पे स्टैटिक है और इस ट्यूब में भी, इसलिए इन दोनों की वेलोसिटी 0 पुट की जाएगी और इन दोनों की हाइट्स का जो डिफरेंस है उसको h के बराबर लिया जाएगा। देखें, V1 इज़ इक्वल टू 0, V2 इज़ इक्वल टू 0 जब मैं बर्नौलीज़ इक्वेशन में पुट करता हूँ तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पर सेकंड टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं और मेरे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया है कि P2 को दूसरी साइड पर ले गया हूँ और उस साइड से रो जी H1 को इस साइड पर ले आया हूँ। तो P2 उधर माइनस P2 बन गया, रो जी H1 इस साइड पे आके माइनस रो जी H1 बन गया। अब आपको राइट हैंड साइड पर रो जी कॉमन नज़र आ रहे होंगे तो मैंने वो बाहर निकाल दिए। H1 और H1 H2 का डिफरेंस जो है वो मुझे H दे रहा है। सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है जिसमें डेंसिटी कैंसिल हो जाती है और मेरे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 5। अब आखिरी बात ये है इस एप्लीकेशन के बारे में कि ये भी हमें फ्लूइड के फ्लो की स्पीड दे रहा है, ये इक्वेशन भी फ्लूइड के फ्लो की स्पीड दे रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमें प्रेशर चाहिए होता है, इसमें हमें दोनों कैपिलरी ट्यूब्स में जो हाइट रेज की गई हैं फ्लूइड की उनका डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास बैरोमीटर लगे होंगे तो आप उस वक्त इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर आपके पास कैपिलरी ट्यूब्स लगी होंगी तो आप फिर इस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। दोनों की दोनों हमें फ्लूइड के फ्लो की स्पीड दे देती हैं। सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं जिसका नाम है एरोफॉयल एंड इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कैसे एक एरोप्लेन के विंग के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट अप्लाई होती है। अब ये लिफ्ट से क्या मुराद है, चलें देखते हैं। अब सबसे पहले एरोफॉयल की डेफिनेशन देख लें कि ये एरोफॉयल होता क्या चीज़ है। देखें, एरोफॉयल बेसिकली वो डिवाइस है जिसकी शेप कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि जब वो किसी फ्लूइड में मूव करे ना तो फ्लूइड
उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे। ये सारा जो खेल है ये इसकी शेप में छुपा हुआ है। ज़रा सबसे पहले इस पिक्चर को देखें। इसके अंदर आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं ये बेसिकली एरोफॉयल है। जब फ्लूइड के अंदर ये मूव करता है लेफ़्ट साइड को, तो फ्लूइड की लेयर्स ऊपर और नीचे से कुछ इस तरह से गुजरती हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड की स्पीड ऊपर के मुकाबले में लेसर होगी। सो जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ स्पीड कम होती है यानी लोअर साइड तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। लिहाजा डाउनवर्ड डायरेक्शन से यानी लोअर साइड से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ नेट फोर्स अप्लाई होती है, क्योंकि लोअर एरिया जो है वो हाई प्रेशर रीजन है, अपर एरिया जो है वो लो प्रेशर रीजन है। हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ नेट फोर्स अप्लाई होती है और इसी फोर्स को जो कि इस एरोफॉयल की मोशन के परपेंडिकुलर है इसको कहते हैं लिफ्ट। अच्छा, और फ्लूइड इसकी जो शेप है उस पर ड्रैग फोर्स भी तो अप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को जा रहा है तो फ्लूइड इसके ऊपर राइट साइड को रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और इस रेजिस्टिव फोर्स को ड्रैग भी कहा गया है। तो चलें लिफ्ट और ड्रैग लफ्ज़ को थोड़ा डिफाइन करके प्रॉपर लफ्ज़ों में देख लेते हैं। कहता है द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड लिफ्ट एंड कंपोनेंट along द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड ड्रैग। जो मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है उसको लिफ्ट कहते हैं, ये देख लें, जो कि इस एरोफॉयल को ऊपर की जानिब पुश करती है, और जो इसकी मोशन को रिटार्ड करती है उस अपोजिंग फोर्स को ड्रैग कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो एरोप्लेन विंग्स, हेलीकॉप्टर्स, सेल बोट्स, प्रोपेलर्स, फैंस, कंप्रेसर्स एंड टर्बाइंस, इन सब के अंदर यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। यही सब कुछ जो इस डायग्राम में है वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऊपर ज़्यादा स्पीड तो लो प्रेशर, नीचे लो स्पीड तो ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब नेट फोर्स लगती है। और ये कॉन्सेप्ट आप देखें तो आपकी बुक में एक पिक्चर है जिसमें एक एरोप्लेन के विंग को डिस्क्राइब किया गया है और उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिसका नाम मैंने अभी अभी लिफ्ट लिया है। ठीक है, ये था स्टूडेंट सेकंड लास्ट एप्लीकेशन। और चलें इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। आपकी बुक में एक और चीज़ बताई गई है, लेकिन ज़रा आप गौर से इस एरोफॉयल की शक्ल को देख लें। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है कि ऊपर स्पीड ज़्यादा होती है, ऊपर प्रेशर कम होता है। आप इमेजिन करें कि अगर कोई आपसे पूछे कि मैं इस एरोफॉयल को उल्टा रखूं और ये अब भी उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में इस वक्त ये जा रहा है यानी लेफ़्ट साइड को, तो आप बताएं कि क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर। तो मेरा जवाब ये होगा कि अब रिवर्स हो जाएगा इफेक्ट, यानी कि अब स्पीड ऊपर कम हो जाएगी और नीचे ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा अब ऊपर वाला रीजन स्लो स्पीड की वजह से हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा और नीचे वाला रीजन हाई स्पीड की वजह से लो प्रेशर रीजन बन जाएगा। और नतीजा ये निकलेगा कि पहले तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है और इसके अंदर उसने आपको यही बात एक्सप्लेन की है। आपने ये गाड़ी रेसिंग ट्रैक्स पर देखी होगी। ये गाड़ी अगर एरोफॉयल की शेप जो अभी आपको बताई है उसका उल्टा डिज़ाइन की गई है, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि ये एरोफॉयल के बिल्कुल उल्टा है, लिहाजा इसके ऊपर इफेक्ट भी उल्टा ही होगा। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जितना ये तेज़ जाएगी उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में रहेगी। आप इमेजिन करें ना कि अगर इसकी शक्ल एरोफॉयल जैसी बनाएं तो इसके ऊपर तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगी और ये ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर भी निकल सकती है। सो अब हम स्टूडेंट्स अपना बर्नौलीज़ इक्वेशन का लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो को डिस्क्राइब किया गया है। देखें, एक आइडियल फ्लूइड जो है उसके अंदर जो एडजेसेंट लेयर्स होती हैं ना वो कोई इंटरनल फ्रिक्शन ऑफर नहीं करती, लेकिन ये एक आइडियल केस है। अगर हम ब्लड की बात करें तो वो तो कोई आइडियल फ्लूइड है नहीं, यानी कि जब भी ब्लड फ्लो करता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होती है, इंटरनल फ्रिक्शन मौजूद होती है। यहाँ मैंने आपकी
आर्टरीज़ को इंडिकेट किया हुआ है जो कि आपके ब्लड को कैरी करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टरीज़ का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाना। अब क्या है कि इनके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है यानी कि ब्लड, वो एक ख़ास फ़्लो रेट के साथ, यानी कि वॉल्यूम फ़्लो रेट जो है एक ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसकी, और वो डिपेंड करता है कि इन आर्टरीज़ का साइज़ क्या है यानी रेडियस क्या है। जितना रेडियस घट जाएगा उतना ही फ़्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए ज़्यादा प्रेशर दरकार होता है। और आप ये भी जानते हैं कि प्रेशर कौन अप्लाई करता है हमारी बॉडी में, ऑफ कोर्स एक ही चीज़ है और वो है हार्ट। तो जब रेडियस इन आर्टरीज का छोटा हो जाता है तो हार्ट को फ्लो रेट ऑफ द ब्लड कांस्टेंट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर रेडियस हाफ हो जाए तो प्रेशर जो है हार्ट की तरफ से जो अप्लाई होता है वो 2⁴ यानी कि 16 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे हार्ट को फ्लो रेट को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा पंपिंग तेज़ी से करनी पड़ती है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अच्छा, अब ये इसके आर्टरीज़ के स्मॉलर होने की वजह जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, फैट्स हैं, जिनकी वजह से ये नैरो होती जाती हैं। जितना ये नैरो होती जाती हैं उतना हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ में एक टर्म इस्तेमाल हुई है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या है? देखिए, आपकी ये आर्टरीज़ जो हैं इनमें फ़ैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का जो खुराक आप खाते हैं उनकी वजह से जम जाना आपकी आर्टरीज़ को नैरो कर देता है। अब इस नैरो होने से हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा तेज़ी से पंपिंग करनी पड़ती है। अब इसके दो नतीजे निकल सकते हैं, देखें कि क्या क्या हो सकता है। एक तो ये कि ये जो प्लाक जो यहाँ पर जमा हुआ है ये ब्लड के तेज़ी से फ्लो करने की वजह से इस आर्टरी से अलग हो जाता है, यानी डिटैच हो जाता है। और डिटैच होकर आपको अभी अभी मैंने बताया है कि ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है, आर्टरीज़ हैं तो हार्ट की तरफ जा रहा है। सो ये प्लाक अगर हार्ट की तरफ चला गया तो उसी वक्त हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरा हार्ट अटैक की वजह ये भी हो सकती है कि प्लाक जो है यानी कोलेस्ट्रॉल और फैट्स वगैरह इतना ज़्यादा आर्टरीज़ में इकट्ठे होते 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 इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बिल्कुल रास्ता ही बंद हो गया। दिस में आल्सो लीड टू अ हार्ट अटैक। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, आइए ज़रा देखते हैं। Atherosclerosis refers to the building up of fats, cholesterol and other substances in and on your artery walls, जिसे के प्लाक कहते हैं, which can restrict blood flow. The plaque can burst, triggering a blood clot. अब ये ब्लड क्लॉट जो है आपके हार्ट की तरफ जाना और हार्ट अटैक का होना, ये पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन के बाकिया 3 एप्लीकेशंस को देखा, स्टडी किया और समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, पिछले चैप्टर नहीं देखे, तो आपके सामने मेरी वीडियोज़ आ रही होंगी, उनको आप टच करके देख सकते हैं। इस लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर हम एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।